Good morning to all the students of Dr. B. R. Ambedkar Government College, Bhilada. Students, we have been studying the Ode to the West Wind written by Percy B.C. Shelley for last 3 to 4 lectures. Today we are going to finish it with the final stanza to be completed today with its 5th stanza. First of all, I recite it for your better pronunciation, so will that you will get better hand of it. So I begin. पहले मैं इसको recite करता हूँ. Make me thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone. Sweet though in sadness be thou spirit fierce. My spirit be thou, my impetuous one. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth. And by the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished hearth, ashes and sparks, my words among mankind. Be through my lips to unawakened earth the trumpet of prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind. So इस स्टैंजा में हम पढ़ेंगे कि किस तरह the poet requests to the west wind to share his thoughts among the people of the universe. So I take, make me thy lyre. Thy means your, and lyre is an musical instrument. It is a musical instrument. Even as the forest is. कवि वेस्ट विंड से प्रार्थना करता है कि you make me your an musical instrument so that you can play on me, ताकि तुम मुझे बजा सको. As the forest is, जिस तरह पश्चिम से आने वाली हवा फॉरेस्ट के अंदर से बहती है और एक सुंदर सा म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, उसी तरह कवि चाहता है कि वेस्ट विंड भी उसके थ्रू बहे ताकि उसके अंदर से एक अच्छा सा म्यूजिक प्रोड्यूस हो सके. What if my leaves पत्तियां are falling like its own. वेस्ट विंड को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कवि की पत्तियां, यहाँ कवि की पत्तियां कहने का मतलब जब एक पेड़ बूढ़ा हो जाता है या हम कह सकते पतझड़ आता है तो पेड़ की पत्तियां नीचे गिरती है. उसी तरह जब आदमी जब वृद्ध अवस्था में आता है तो वृद्ध अवस्था उसकी पतझड़ की अवस्था होती है जिसके बाद उसकी मृत्यु होती है. So the poet is also in his autumn life. Autumn life means he has lost all his happiness and all his beauty in his life. The tumult means the strong power of thy might, of thy mighty harmonies. The poet wants to say that when the west wind blows, it produces a strong music. जब वेस्ट विंड तेज गति से बहती है तो उससे आने वाली हवा बड़ी ही तीव्र होती है. तो कवि भी वैसा ही तीव्र म्यूजिक अपने अंदर से प्रोड्यूस करना चाहता है. एंड हाउ इट विल बी प्रोड्यूस्ड, ऐसा म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होगा? व्हेन द वेस्ट विंड विल ब्लो ऑन हिम एज द वेस्ट विंड ब्लोज ऑन द फॉरेस्ट. विल टेक फ्रॉम बोथ, ताकि दोनों से, दोनों कौन? एक तो फॉरेस्ट और दूसरा पोएट, ताकि दोनों से अ डीप यानी गहरा, जो गंभीर हो. ओटमनल पतझड़ से संबंधित, या पतझड़ से संबंधित मतलब उदासी से भरा हुआ, क्योंकि जब कोई चीज टूट के गिरती है तो मतलब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है. पतझड़ का मौसम है. टॉन कहने का मतलब हम दोनों से, जब वेस्ट विंड जंगल के बीच से बहेगी और जब पोएट के थ्रू भी बहेगी तो वो कैसा म्यूजिक पैदा करेगी? विच विल बी डीप एंड ऑटमनल, जो दोनों प्रकार होगा. संगीत गहरा भी होगा और उदासी से भरा हुआ होगा, जिसके अंदर उदासी भरी टोन होनी चाहिए. स्वीट दो, संगीत तो सुंदर होगा, सुनने में मधुर होगा, लेकिन इन सैडनेस, संगीत सैड होगा, गम से भरा हुआ होगा, लेकिन स्वीट होगा. क्योंकि जितने भी मधुर संगीत है वो हमेशा सैड सॉन्ग्स होते हैं. कभी भी आपने देखा होगा कि शादी ब्याह पार्टियों के जो म्यूजिक्स होते हैं, दे आर नॉट स्वीट बिकॉज ओनली दो सॉन्ग्स आर स्वीट विच आर सैड इन टोन. क्योंकि जो सैड होते हैं दे टेल अस अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ. बी दाउ, तुम बनो. वॉट शुड यू बी? स्पिरिट फियर्स, स्पिरिट आत्मा और फियर्स उग्र होता है.
कवि वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट द वेस्ट विंड दैट यू शुड बी जस्ट लाइक स्पिरिट फियर्स। जैसे उग्र जो स्पिरिट कैसे होती है, किसी आदमी का साहस ले लो, उसकी आत्मा ले लो, उसमें कितनी ताकत होती है। माई स्पिरिट, कवि कह रहा है कि आई हैव बिकम ओल्ड, आई हैव नो पावर टू एग्जर्ट anything that I want in this world. So who should work on the behalf of the poet? It is the west wind who should work on the behalf of poet, and the west wind should become the spirit of the poet. West wind को poet की spirit बनना चाहिए। Be thou me, you become me। कहने का तात्पर्य कवि वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी जगह मेरा स्थान ले लो। इम्पेचुअस वन, अनकंट्रोलेबल पावर, यू आर द अनकंट्रोलेबल पावर। इम्पेचुअस पर्सन इज दैट पर्सन हु डज एनी एक्शन विदाउट थिंकिंग, सडनली एंड रैंडमली। ड्राइव माई डेड थॉट्स, ड्राइव करते हैं किसी चीज को, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो कवि वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे जो विचार पुराने हो चुके हैं, कवि के विचार पुराने हो चुके, इसका मतलब ये है कि कवि के विचारों का अभी कोई मूल्य नहीं रहा है, क्योंकि उसके जो आदर्शवादिता के मूल्य हैं दे आर नॉट फॉलोड बाय अदर पीपल इन द वर्ल्ड। सो द पोएट वांट्स हिज डेड थॉट्स to be driven over the universe, and who will do this work on his behalf? It is the west wind. Like withered leaves, to quicken का मतलब किसी चीज को तेज गति से करना, किसी की प्रगति बढ़ाना। a new birth नया जन्म। कवि कह रहा है कि जिस तरह पतझड़ के मौसम में जो टूटी हुई पत्तियां और जो जमीन पे बिखरे हुए बीज हैं वो उड़कर दूसरी जगह जमीन में दब जाते हैं, और बसंत की ऋतु आने पर वही जो पत्ते और जो बीज है वो जमीन से पौधों के रूप में बाहर निकल जाते हैं, उसी तरह मेरे विचारों को भी वेस्ट विंड शुड ड्राइव देम ओवर द यूनिवर्स, ताकि मेरे विचार भी कुछ समय बाद पौधों की तरह पनप सके, लोग उनके अंदर भरोसा कर सके, वो विश्वास जो है लोगों में बना रहे। So the poet wants that his dead thoughts to be driven over the universe in the same way as the withered leaves are driven by the west wind, and for which purpose, किस पर्पस के लिए? To quicken a new birth, जिस तरह एक बीज जमीन में हम डालते हैं, and when the spring comes it sprouts and develops into a plant, एक प्लांट बन जाता है। उसी तरह जब कवि के विचार पूरी दुनिया में फैल जाएंगे तो वो भी एक बड़े पौधे का रूप ले लेंगे, और उसके विचारों से लोगों में एक नई ताजगी आएगी, जीने का एक उनको तरीका मिलेगा। एंड बाय द इनकांटेशन यानी मंत्रोच्चार ऑफ दिस वर्स यानी कविता, और इस कविता के मंत्रोच्चार द्वारा इस कविता को पढ़कर स्कैटर यानी बिखेरना, to throw something here and there randomly without any fixed idea, as from an unextinguished hearth, unextinguished जो बुझी हुई नहीं हो, अधबुझी, and hearth यानी जो आग की भट्टी होती है, चूल्हा होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जिस तरह मान लो भट्टी में कोई आग जल रही हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, आग जलते जलते अंतिम स्टेज पर आग बंद हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ भी तपन नहीं है। आप देखोगे कि राख के अंदर भी कुछ चिंगारियां बची हुई रह जाती हैं, और अगर एक भी चिंगारी इधर उधर उड़कर चली जाए तो वो आग का रूप ले सकती है। इसी तरह द पोएट वांट्स टू से दैट उसके विचार भी पुराने हो गए, मृत हो गए, लोगों का उसमें भरोसा नहीं रहा, लेकिन अगर वेस्ट विंड उसके विचारों को इस कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दे तो वो भी एक नई आग पैदा कर सकती है, लोगों में एक जीने का नया तरीका उनको सुझा सकती है। So the poet wants in these lines that his ideas to be scattered over the universe in the same way as the ashes rock and sparks, as the ashes and spark are scattered by the west wind। जिस तरह राख के अंदर जो स्पार्क्स होती हैं, छोटी छोटी जो दाने होते हैं जो लाइट के, जो स्पार्क्स होते हैं, वो
एक दूसरी जगह पर फैलकर कैसे आग लगा देते हैं, उसी तरह कवि के मृत विचारों को भी वेस्ट विंड द्वारा यूनिवर्स में फैलाया जाना चाहिए, ताकि उसके जो शब्द हैं वो मानव जाति के अंदर एक नया सबक बन जाए। बी थ्रू माई लिप्स, बिकॉज द पोएट इज इन नॉट द पोजिशन टू स्पीक एंड शेयर हिज व्यूज अमंग द मैनकाइंड, एंड हु कैन डू दिस वर्क? द वेस्ट विंड टू अनअवेकन्ड अर्थ। अनअवेकन्ड का मतलब जो सोई हुई, या अनअवेकन्ड का मतलब वो जो लिटरली सोया हुआ नहीं है, जो विचारों से सोया हुआ, जो आत्मा से सोया हुआ है। तो कवि चाहता है कि वेस्ट विंड उसके विचारों को फैला दे, ताकि ये जो सोई हुई जो अज्ञान धरती है उसके अंदर ज्ञान का प्रसार हो जाए। दिस इग्नोरेंट अर्थ शुड बी illuminated through this verse. Which is the verse? Ode to the west wind, and to be spread among universe. And who will spread? The west wind. The trumpet. ट्रम्पेट होता है, ढोल पीटते हैं, ऑफ प्रोफेसी। प्रोफेसी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी होती है समथिंग वी से बिफोर द एक्शन हैपन्स। वी से समथिंग that is not going on now, but we think that it will happen in the coming time. हम किसी चीज के बारे में कहते हैं कि भाई आने वाले समय में ऐसा कुछ घटित होगा, अभी हो नहीं रहा है, उसको भविष्यवाणी कहते हैं। तो कवि वेस्ट विंड से ओ वेस्ट विंड संबोधित कर रहा है। तो कवि क्या कह रहा है? ओ वेस्ट विंड, मेरी भविष्यवाणी का जो तबला है, जो ड्रम है, वो पूरी दुनिया में बजा दो, इसका डंका बजा दो। कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहा है कवि? If winter comes, can spring be far behind? देखिए ये दिस इज द साइकिल ऑफ सीजन्स। साइकिल का ये जो सीजन का एक चक्र होता है, जैसे पहले पतझड़ थी, पतझड़ के बाद विंटर आता है, और विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। विंटर सर्दी की ऋतु होती है और स्प्रिंग बसंत ऋतु होती है। तो उसी तरह जीवन में भी, यहाँ विंटर का मतलब हम कह सकते हैं सोरो। जीवन में सोरो होते हैं, दुख होते हैं, मिजरी होती है, पीड़ाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर पीड़ाएं रहेगी। जिस तरह विंटर सीजन हमेशा नहीं रहती है, जिंदगी भर नहीं रहती है, विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग जरूर आती है। उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख आते हैं और निराशा के बाद आशा जरूर आती है। तो द पोएट वांट्स टू हेराल्ड, ही वांट्स टू वेलकम द गोल्डन एज, an era of optimism which will provide us with hope, happiness, beauty and zest for life, ताकि हम दुखों से और निराशाओं से बाहर उभर कर एक सुख का जीवन जी सके, और जीवन की जो सुंदरता है, इस संसार की सुंदरता है, उसको भी हम महसूस कर सके। We can feel that beauty. So in this stanza, the poet requests to the west wind that he should be considered as a musical instrument called lyre. As the west wind blows on the forest, it should blow on him also, so that the west wind can produce a deep but sad music from both. Who are these both? The poet himself and the forest. So the west wind should work on the behalf of the poet Percy B.C. Shelley, and he wants that his thought to be scattered among universe, just like the dead leaves and the ashes and the sparks are scattered by the west wind. And he wants his message to be sent to all the people of the universe. And which is his message? Which he calls the trumpet of prophecy. It is that if winter comes, can spring be far behind? अगर शीत ऋतु आती है तो बसंत भी जरूर आएगी, अगर दुख है तो सुख भी आएगा, अगर निराशा है आज आपके मन में तो आने वाले समय में आशा जरूर आएगी। आपको थक कर हार कर बैठने की जरूरत नहीं है, एक दिन आपके जीवन में अंधेरे के बाद उजाला जरूर आएगा। So this was the last and the final stanza of this poem. So today we have finished this whole poem, and I hope that you got the gist and the summary and all the important meaning of this poem. Thank you very much.